चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाला क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है इसमें, इन द ईयर्स अहेड मेकिंग सैनिटेशन यूनिवर्सल एंड सस्टेन विल नॉट जस्ट डिपेंड ऑन टॉयलेट्स बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंसी रूरल हाउसिंग। तो काफी सारे एरर ऐसे हैं दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, समझ भी पा रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ें और बताएं जरा क्या इसके अंदर एरर हो सकता है, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूं आपके लिए। इन द ईयर्स अहेड मेकिंग सैनिटेशन यूनिवर्सल एंड सस्टेन विल नॉट जस्ट डिपेंड ऑन टॉयलेट्स बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंसी रूरल हाउसिंग। ठीक है, बताएं क्या एरर होगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहां पर, इन द ईयर्स अहेड कि आने वाले कुछ वर्षों में मेकिंग सैनिटेशन यूनिवर्सल एंड मेकिंग सैनिटेशन कैसा, यूनिवर्सल और सस्टेन। देखो आने वाले वर्षों में सैनिटेशन को कैसा, मेकिंग यूनिवर्स, अगर आपको सैनिटेशन को कैसा बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है एंड सस्टेन, तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो दोस्तों क्या है ये एंड, और इसके जस्ट पहले क्या लगा है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है हमारा, यूनिवर्सल है एक एडजेक्टिव। ठीक है, यूनिवर्सल क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव। किसके लिए यूज हुआ है, सैनिटेशन के लिए। सैनिटेशन यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना। अब एंड का एक रूल आपको याद रखना है दोस्तों कि एंड के दोनों तरफ, एंड के दोनों तरफ जो है हम लोग सेम सेंस, ठीक है ना, सेम सेंस के वर्ड यूज करते हैं, सेम सेंस के वर्ड या फिर पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, मतलब कि अगर यहाँ नाउन है तो ये भी नाउन होगा, अगर ये, ठीक है, उसी तरीके से अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होने वाला है। अगर यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है उस कंडीशन में एंड के बाद में भी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उस कंडीशन में दोस्तों एंड के बाद भी कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस ही होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखो एंड के बाद क्या लगा है, एडजेक्टिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये सस्टेन जो है ये हमारा वर्ब है, ये नहीं होने वाला है। इसके बदले क्या होगा दोस्तों, सस्टेनेबल। ठीक है, क्या होगा, सस्टेनेबल। देखो पढ़ने में भी ये आपका एकदम सही लग रहा है कि इन द ईयर्स अहेड, आने वाले वर्षों में, मेकिंग सैनिटेशन यूनिवर्सल, सैनिटेशन को अगर हमें यूनिवर्सल बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो काफी लंबे समय तक चले, है ना, उसको कहा जाता है। तो लॉन्ग लास्टिंग की, यदि आपको जो है सैनिटेशन को क्या करना है, ऐसा बना के रखना है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चलता रहे या यूज़ होता रहे, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मेकिंग सैनिटेशन यूनिवर्सल एंड सस्टेनेबल विल नॉट, ध्यान देना दोस्तों, विल नॉट जस्ट डिपेंड। अब देखो विल नॉट आया तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, विल के बाद क्या आता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर डिपेंड्स होता तो वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। डिपेंड आपका बिल्कुल सही है ना, बिना एस के साथ ये हमेशा V1 होता है, जिसको हम लोग प्लूरल वर्ब भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विल नॉट जस्ट डिपेंड ऑन टॉयलेट्स। क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि आने वाले वर्षों में आपको यदि सैनिटेशन को यूनिवर्सल बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको जो है मात्र किस पर निर्भर नहीं होना है, केवल टॉयलेट्स बना देने से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है, बट ऑल्सो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और रूल हमारा आ गया, देखो नॉट जस्ट और यहाँ पर बट ऑल्सो। तो आपने ये रूल तो सुना होगा, कौन सा, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर आपने सुना होगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली लिखो या फिर नॉट जस्ट लिखो, दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों में कोई फर्क ज़्यादा नहीं है, या तो नॉट ओनली होगा या फिर नॉट जस्ट होगा। तो दोस्तों उसके बाद भी आप देखो क्या लगा यहाँ पर, बट ऑल्सो। अब एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है, इन दोनों के लिए रूल क्या है,
टेक्स द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर देम। क्या मतलब है इसका कि इनके बाद में, किसके बाद में दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नॉट जस्ट बट ऑल्सो, इनके दोनों के बाद में जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। इसका मतलब सेम, जैसे सपोज नॉट, देखो मैं ऐसे बताता हूँ, नॉट ओनली के बाद दोस्तों अगर नाउन आया, ध्यान देना, नॉट ओनली के बाद नाउन आया, बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होता है। आप लोग ऐसे समझें, शुरुआत बट ऑल्सो से देखें, बट ऑल्सो के बाद में जो आएगा नॉट ओनली के बाद भी वही आने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे नॉट सपोज नॉट ऑल्सो के बाद नाउन आया तो बट ओनली के बाद भी हमको नाउन लगाना है। अगर नॉट ऑल्सो के बाद कोई एडजेक्टिव है, ठीक है ना, कोई एडजेक्टिव है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी नॉट ओनली के बाद भी क्या होने वाला है, एडजेक्टिव होने वाला है। और इसी तरीके से अगर कोई वर्ब है, ठीक है, सॉरी बट ऑल्सो के बाद कोई वर्ब है तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, वर्ब आने वाला है। यदि यहाँ पर कोई एडवर्ब है, उस कंडीशन में नॉट ओनली के या फिर नॉट जस्ट के बाद में भी यहाँ पर एडवर्ब आने वाला है। मतलब जो बट ऑल्सो के बाद आएगा वही नॉट ओनली के बाद हमको लगाना है, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद जो भी आता है नॉट ओनली के बाद भी वही आना चाहिए, ये आपका रूल है। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, नॉट जस्ट डिपेंड। देखो नॉट ओनली और नॉट जस्ट दोनों के साथ सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, नॉट जस्ट डिपेंड ऑन हाउसिंग, सॉरी डिपेंड्स ऑन टॉयलेट बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग। अब ध्यान देना दोस्तों, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बट ऑल्सो के बाद ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर बट ऑल्सो के बाद में जो आता है और वैसा ही नॉट जस्ट के बाद आने वाला है, मतलब बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन, तो नॉट जस्ट के बाद में भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए, या तो यहाँ प्रीपोजिशन आना चाहिए, या एक तरीका और मैं बताता हूँ। क्या तरीका है, देखो कि हम ये कर सकते हैं कि नॉट जस्ट को जस्ट उसके पहले किसी प्रीपोजिशन के पहले लेकर आ जाओ, ठीक है, तो भी मीनिंग वही हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन, तो ऑन प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर है। अगर हम नॉट जस्ट को यहाँ लेके आते हैं, डिपेंड जो है अपने आप पीछे हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट होने वाला है। देखो आप इन द ईयर्स अहेड, आने वाले वर्षों में मेकिंग सैनिटेशन, अगर सैनिटेशन को आपको जो है यूनिवर्सल बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है तो विल डिपेंड नॉट जस्ट ऑन टॉयलेट्स बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंसी, अच्छा ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंसी रूरल हाउसिंग। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ दोस्तों, डिपेंड जो है इन दोनों की प्लेस हम लोग क्या कर देंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, रिप्लेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर नॉट जस्ट को हम लोग जस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन के पहले लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और डिपेंड अपने आप पीछे हो जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल एंड सस्टेनेबल विल डिपेंड नॉट जस्ट ऑन टॉयलेट्स, ठीक है, विल डिपेंड नॉट जस्ट ऑन टॉयलेट बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंसी रूरल हाउसिंग। इस तरीके से, मतलब एरर हमारा कहां पर है दोस्तों, सी वाले में एरर है, ठीक है। तो एक तो हमने ये फाइंड आउट किया, सी में हमारा एरर है, और उसके अलावा सस्टेनेबल बी में हमारा एरर है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग, बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग, ठीक है, डिसेंसी, ध्यान देना दोस्तों, बट ऑल्सो ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंसी रूरल हाउसिंग। अब एक चीज आप देखो कि ये जो रूरल हाउसिंग है ये नाउन है, ठीक है ना, ये रूरल हाउसिंग क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा नाउन है, और डिसेंसी भी नाउन होता है, डिसेंसी भी क्या होता है, नाउन। बट हमको जो है यहाँ पर नाउन नहीं चाहिए, हमको इसको डिफाइन करना है। ये आपका एक डबल एडजेक्टिव है और उसके बाद में यहाँ पर नाउन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव लगने वाला है और डिसेंसी नहीं होगा, क्या होने वाला है, सही आंसर हमारा डिसेंट, ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा, डिसेंट हो जाएगा, है ना। और वैसे भी रीडिंग से ही समझ में आ रहा है आपको कि डिसेंट यहाँ पर होने वाला है सर, ठीक। इसका मतलब डी वाला भी हमारा एरर, 3 ट्रिपल एरर का ये हमारा क्वेश्चन है।
अब एक बार हम लोग जो है इसका राइट आंसर पढ़ेंगे। आप देखो, इन द ईयर्स अहेड मेकिंग सैनिटेशन यूनिवर्सल एंड सस्टेनेबल will depend not just on toilets but also on providing decent rural housing। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने जो है ट्रिपल एरर मल्टीपल एरर का ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं इसको दोस्तों। देखो क्या लिखा है, देयर आर न्यूमरस केसेस रिसेंटली इन चाइना ऑफ कंपनीज to make false financial statements and there are a number of provinces and local authorities found to have hiding data। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि कुछ ऐसे न्यूमरस केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस रिसेंटली चाइना में रहे, किसके, कंपनीज के, जो कि क्या करते हैं, फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बराबर नहीं देते, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रोविंसेस, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं, ठीक है, और कुछ लोकल अथॉरिटीज है, फाउंड टू हैव हाइडिंग डेटा, कि जो पाई गई है डेटा छुपाते हुए। ठीक है, हाइडिंग डेटा का मतलब डेटा को छुपाते हुए। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, देखो स्टार्टिंग कैसे हो रही है, देयर आर न्यूमरस केसेस। देखो यहाँ पर क्या है, देयर और उसके बाद आर, न्यूमरस केसेस। अब ये दोस्तों देखो प्लूरल वर्ब है, क्या है यहाँ पर, प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब है तो उसके बाद कभी भी याद रखना है, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं देयर से, ठीक है ना दोस्तों, जब स्टार्टिंग होती है देयर से और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आता है या नाउन आता है। ठीक है, क्या आता है, नाउन आता है दोस्तों। याद रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब अगर आपका सिंगुलर हुआ, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हुआ, उस कंडीशन में नाउन भी जो है वो भी सिंगुलर होना है। और प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब है कि नाउन जो है वो भी प्लूरल होना है ना। तो अगर यहाँ पर आर है, इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, केसेस प्लूरल नाउन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमरस हमारा क्या है दोस्तों, न्यूमरस एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखो देयर आर न्यूमरस केसेस, बहुत सारे केसेस जो है, कब, हाल ही में, केसेस रिसेंटली। अब ये रिसेंटली क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है ना, रिसेंटली क्या है, एडवर्ब, कहाँ पर, इन चाइना। तो चाइना में ऐसे बहुत सारे केसेस पाए गए। ठीक है, किसके, ऑफ कंपनीज, कंपनियों के। ऑफ के बाद जो है क्या आना चाहिए दोस्तों, प्लूरल नाउन आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी बराबर है कि कंपनियों के बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। अच्छा, टू मेक, ध्यान देना, कंपनीज टू मेक फॉल्स फाइनेंशियल स्टेट। तो यहाँ पर जो है टू मेक के बदले दोस्तों ये रॉन्ग लग रहा है, इसके बदले जो है क्या होना चाहिए, मेकिंग। क्यों, देखो मीनिंग वाइज अब देखो कि बहुत सारे ऐसे केसेस हाल ही में जो चाइना में कंपनियों के बारे में कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि कर रहे हैं, जो कि फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या फिर शो कर रहे हैं, है ना, फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बना रहे हैं, है ना। इस तरह से सेंस में आ रहा है, मतलब आईएनजी बिल्कुल यहाँ पर राइट होने वाला है। इसका मतलब टू मेक ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब एरर जो है बी के अंदर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, बी के अंदर हमारा एरर है कि कंपनीज मेकिंग फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे चलते हैं, एंड और देखो साथ में क्या, देयर आर अ नंबर ऑफ। देखो यहाँ पर एक और रूल आपके सामने आ रहा है, किसका, अ नंबर ऑफ। देखो अ नंबर ऑफ के बाद याद रखना है अ नंबर ऑफ या फिर क्या होगा दोस्तों, द नंबर ऑफ। ठीक है, अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ। तो ये याद रखना है कि अ नंबर ऑफ जो होता है उसके बाद हम लोग लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद नाउन जो है वो प्लूरल होता है और वर्ब जो होता है वो भी, नहीं नाउन हमारा प्लूरल, हाँ, और वर्ब भी जो है वो भी क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। ठीक है, और द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है दोस्तों याद रखना, द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है कि नाउन प्लूरल
लेकिन वर्ब जो है वो कैसा होता है, सिंगुलर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ, याद रखना है बस आपको, अ नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी आपका प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब जो है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो कि देयर आर अ नंबर ऑफ लिखा है, और उसके बाद देखो प्रोविंसेस, ये हमारा प्लूरल नाउन है, मतलब ये भी करेक्ट है, इसके अंदर भी कोई भी एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, एंड लोकल अथॉरिटीज, देखो एंड के बाद सेम सेंस में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आपका प्लूरल नाउन है, एंड के बाद में भी क्या होने वाला है, प्लूरल नाउन होने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल बराबर है कि लोकल अथॉरिटीज फाउंड टू हैव, ध्यान देना, लोकल अथॉरिटीज फाउंड टू हैव हाइडिंग, ध्यान देना दोस्तों, टू हैव हाइडिंग डेटा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हैव, और हैव के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो कैसा होने वाला है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये टू हैव कभी भी होता है, याद रखो आप लोग, टू हैव, और इसके बाद अगर कोई वर्ब आना है तो वो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आने वाला है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हाइडिंग जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, और हिडन जो है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो क्या होगा, अथॉरिटीज फाउंड टू हैव हिडन डेटा, ठीक, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखो देयर आर न्यूमरस केसेस, बहुत सारे केसेस रिसेंटली इन चाइना ऑफ कंपनीज, कंपनियों के बहुत सारे केसेस हैं मेकिंग फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते आ रहे हैं, ठीक है। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस एंड लोकल अथॉरिटीज, कुछ नंबर ऑफ प्रोविंसेस और लोकल अथॉरिटीज हैं फाउंड टू हैव हिडन डेटा, जिन्होंने जो पाए गए हैं, क्या किस चीज में लिप्त पाए गए हैं, वो पाए गए हैं डेटा को की चोरी करने में पाए गए हैं, उसमें लिप्त हुए हैं, ठीक है, उस सेंस में यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब एरर हमारा डी के अंदर भी है, मतलब ये हमारा दोस्तों मल्टीपल एरर है, बी और डी जो है, बी में भी एरर है और डी में भी एरर है, मल्टीपल एरर का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और 10th वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इसमें क्या लिखा है, एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया, एक मिनट जरा वायर ठीक कर लेते हैं, हाँ, एक एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया वेदर its equity structure will include Indian public shareholding or not, as the world has underwent a structural change with the emergence of MNC। फिर से इसको देखते हैं दोस्तों, किसके बारे में बात की जा रही है, एफडीआई के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एफडीआई, अब आप लोगों को पता है कि एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो विदेश से हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पैसा जो है उसको अलाउ किया जाता है एफडीआई के थ्रू, ठीक है। उस जो बाहर से फॉरेन से हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको एफडीआई कहते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ उसकी लिमिट लगाती है, ठीक है। किसी भी तरीके से, जैसे कोई भी फॉरेनर जो है हमारे देश में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके पहले उसको जो परमिशंस है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एफडीआई जो है वो भारत में उसका स्वागत है। अब एक तरह से एफडीआई इज वेलकम का यहाँ पर सिंपल मतलब है कि एफडीआई जो है वो अलाउड हो गया, ठीक है, एफडीआई इंडिया में अलाउड किया गया। वेदर इट्स इक्विटी स्ट्रक्चर विल इंक्लूड इंडियन पब्लिक शेयर होल्डिंग और नॉट, कि चाहे इसकी जो इक्विटी स्ट्रक्चर है वो इंडियन पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्लूड करे या फिर ना करे, है ना। अच्छा, एक चीज आप देखो यहाँ पर कि वेदर जो है दोस्तों, यहाँ से लेकर जो है कहाँ तक, यहाँ तक एक पूरा नया सेंटेंस है। मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको पूरा हम रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखो एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया,
as the world has underwent a structural change with the emergence of MNC। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग अभी हटा देते हैं और केवल यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा। ठीक है, एफडीआई जो है उसको भारत में अलाउ किया गया, और ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, ये एज मतलब एक तरह से रीजन का काम कर रहा है, बिकॉज भी हम इसको बोल सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो वर्ल्ड है हैज अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल चेंज, ये जो दुनिया वर्ल्ड है ये एक स्ट्रक्चरल जो चेंज है, बदलाव है, वो उसमें होने लगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? किसके साथ? विद द इमर्जेंस ऑफ एमएनसी की, जैसे जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इमर्ज होती गई, बहुत सारी कंपनीज आती गई, उसके कारण जो है अब माहौल ऐसा हो गया, एक चेंजेस इस तरह की आने लगी कि हर देश को जो है एफडीआई को अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, अगर उनको इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है तो हर देश को अलाउ करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो है एफडीआई ने भी क्या किया, इंडिया में एफडीआई को जो है इंडिया ने अलाउ किया अपने यहाँ। ठीक है ना, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। इसमें क्या बोला गया है कि एफडीआई चाहे वो हमारे लिए फायदेमंद हो, है ना, इंडियन पब्लिक शेयर होल्डिंग को वो एक्सेप्ट करती हो, इंक्लूड करती हो या ना करती हो, तो भी जो है उसको अलाउ किया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो था इसका, हमने थोड़ा सा मीनिंग इसका समझा। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या एरर है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है ना, आप देखें क्या लिखा है, एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ये बड़ा अजीब लग रहा है, एफडीआई इज वेलकम्ड इन इंडिया। दोस्तों हम अगर बोलते हैं एफडीआई इज वेलकम्ड इन इंडिया, इसका मतलब है कि पहले कभी एफडीआई को भारत में वेलकम किया गया, पहले कभी, अभी नहीं किया, है ना। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया। मैंने जैसे बताया, इसका मीनिंग बनकर आएगा कि एफडीआई का भारत में स्वागत है, या एफडीआई में जो है भारत में, एफडीआई को भारत में अलाउ किया, है ना, वो सेंस आके आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है ना, ये वाला आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया वेदर इट्स इक्विटी, चाहे उसकी, ध्यान देना, चाहे इट्स इक्विटी स्ट्रक्चर विल इंक्लूड। अब दोस्तों चाहे उसकी जो इक्विटी स्ट्रक्चर है, अब विल आया, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, कि इसका जो इक्विटी स्ट्रक्चर है विल इंक्लूड इंडियन पब्लिक शेयर होल्डिंग, वो क्या इंक्लूड करेगा, इंडियन पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्लूड करेगा या ना करे। ठीक है, दोनों कंडीशन में एफडीआई जो है वो भारत में अलाउ हो गया। एज द वर्ल्ड हैज, अब ध्यान देना, तो द वर्ल्ड और उसके बाद हैज। अब द वर्ल्ड क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके साथ सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होने वाला है। इसका मतलब ये भी बराबर है। बट एक चीज याद रखो दोस्तों, हैज और हैज के बाद अगर आगे कोई वर्ब आता है, हैज के बाद अगर कोई वर्ब आता है, मेन वर्ब, तो वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अंडरवेंट, देखो ये एक होता है अंडरगो। ठीक है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है अंडरवेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और थर्ड वाला हमारा हो जाएगा अंडर गॉन, और ये है आपका वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म। ठीक है ना, तो यहाँ पर हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वेंट रॉन्ग हो जाएगा, उसके बदले हम क्या कर देंगे, अंडर गॉन। ठीक है, अंडरगॉन, अंडरगॉन क्या, अ स्ट्रक्चरल चेंज, एक पूरा स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू गया विद द इमर्जेंस ऑफ एमएनसी, के जो एमएनसी जैसे जैसे आई उसके साथ साथ जो है इस प्रकार का चेंज जो है वहां पर आया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है अच्छा, उसके अलावा कोई एरर है क्या, इक्विटी स्ट्रक्चर विल इंक्लूड, यहाँ देख लेते हैं। देखो, एफडीआई इज वेलकम इन इंडिया, एफडीआई जो है वो भारत में उसका स्वागत है, चाहे उसकी इक्विटी स्ट्रक्चर विल इंक्लूड। दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा सेंटेंस क्या चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, किस में चल रहा है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है।
है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फ्यूचर टेंस है ना, एफडीआई जो है वो भारत में वेलकम है, चाहे इसके इक्विटी स्ट्रक्चर जो है विल इंक्लूड, वेदर इट्स इक्विटी स्ट्रक्चर विल इंक्लूड, कि वो इंक्लूड करेगा या ना करेगा, तो ये फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखो, अगर किसी सेंटेंस में अगर शुरुआत आपकी क्या हो रही है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे भी जो है, आगे भी उसका जो पार्ट चलेगा वो भी क्या होने वाला है, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पर, वेदर। दोस्तों ये जो वेदर या फिर इफ, ठीक है, वेदर या इफ, ये दोनों, इन दोनों के बाद में याद रखना, इन दोनों के बाद हमेशा क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस आता है। ठीक है ना, क्या लगाते हैं दोस्तों हम, कंडीशनल सेंटेंस। और एक बात आप याद रखो कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आते हैं। ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस को कभी भी हम लोग फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं। तो देखो क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस विल नेवर बी written in future tense। ठीक है ना, इनको हम कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर विल भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और इंक्लूड जो है वो हो जाएगा इंक्लूड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इक्विटी स्ट्रक्चर की, और जो कि सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर वर्ब कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास दो एरर है, मल्टीपल एरर है, बी में भी एरर हो गया और उसके साथ में जो है सी भी जो है हमारा एरर है। ठीक है, बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं पूरा। पहले आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन सीन ऑन ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल एंड आइडियाज, एंड there are many factors affecting and accelerating globalization trends in worldwide। ठीक है, इसका क्या किस सेंस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अफेक्ट होता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अफेक्ट, ये इसके जो है दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अफेक्ट्स और दूसरा एक वर्ड होता है दोस्तों इफेक्ट्स। ध्यान देना, इफेक्ट्स। ठीक है, पहले देखो अफेक्ट्स जो है ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है और वर्ब का कौन सा, फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है दोस्तों ये। ठीक है ना, कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और इफेक्ट जो है, इफेक्ट्स जो होता है वो होता है नाउन। ठीक है, और ये कैसा नाउन है दोस्तों, प्लूरल नाउन। कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो ये दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। देखो अफेक्ट और इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स दोनों के अंदर जो है फर्क होता है। क्या फर्क होता है दोस्तों ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। ठीक है ना, क्या करना, असर करना, फर्क पड़ना। और इफेक्ट्स का मतलब होता है उसके प्रभाव। ठीक है ना, क्या होते हैं, किसी चीज के प्रभाव। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम किसकी बात हो रही है, देखो द लगाया है। अब द लगाया है तो एक चीज तो डन है कि द के बाद जो है वर्ब नहीं आने वाला है दोस्तों, द के बाद नाउन आने वाला है। ये वाला वर्ड आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, इसके बदले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इफेक्ट्स। तो अफेक्ट आपका रॉन्ग, इसके बदले जो है राइट वर्ड क्या होगा, इफेक्ट्स। ठीक है ना, एक एरर हमारे पास ये मिल गई। अब आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इफेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। अब अगर प्लूरल नाउन है, ध्यान देना, प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब होने वाला है। ठीक है ना, वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन, तो हैज के बदले यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है ना, क्लियर है, पढ़ें आप।
द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन सीन ऑन ट्रेडिशन, कि ये जो इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन का ये देखा गया, किसके ऊपर देखा गया है ना, हैव बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, तो आप देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, हैव बीन सीन ऑन किसके ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, कल्चर, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल एंड आइडियाज। और उसके साथ साथ देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग। अब यहाँ पर देखो अफेक्ट वर्ब और उसके साथ आईएनजी, ये बिल्कुल करेक्ट है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। एंड एक्सीलरेटिंग, देखो मैंने बताया था कि एंड के पास में दोस्तों एंड के साथ हमेशा सेम सेंस के वर्ड आते हैं। यहाँ पर भी देखो V1 ING और यहाँ पर भी देखो V1 ING एक्सीलरेटिंग, ठीक है, तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एक्सीलरेटिंग ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, कैसे ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड, कैसे ट्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड, नहीं सॉरी, अफेक्टिंग एक्सेलरेटिंग ग्लोबलाइजेशन, तो ये आपका नाउन है, ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, नाउन है, और ये ट्रेंड्स जो है ये हमारा वर्ब है। अब ये कौन सा है, सिंगुलर वर्ब, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड्स जो है ये किसके ऊपर है, ट्रेंड्स किसको शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन सीन ऑन ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल एंड आइडियाज एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एक्सीलरेटिंग ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड। अच्छा, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये किसके मेनी देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए है ये, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए है तो वर्ब का सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड वाइड, अब यहाँ पर जो है ट्रेंड्स के साथ कोई प्रीपोजिशन दोस्तों नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रेंड्स के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, नो प्रीपोजिशन, ठीक है ना, कोई भी प्रीपोजिशन हम लोग यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। इन आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी के अंदर एरर, उसके अलावा जो है और किसके अंदर एरर, डी वाला है हमारा और ए वाला, ठीक। फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको, देखो द अफेक्ट्स, ठीक है, द अफेक्ट्स के बदले क्या होगा, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन सीन ऑन ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल एंड आइडियाज एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एक्सीलरेटिंग ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, तो मल्टीपल एरर का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो आप, द ओल्ड मैन हायर्ड अ कपल ऑफ कूली, हिज टू मच हैवी बिलोंगिंग नीडेड मोर देन वन टू बी लिफ्टेड। फिर से इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, द ओल्ड मैन हायर्ड अ कपल ऑफ कूली, आगे his too much heavy belonging needed more than one to be lifted। देखो किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, द ओल्ड मैन, ठीक है, ध्यान देना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन। और उसके बाद हायर्ड जो है वर्ब, वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है पूरा, ठीक है ना, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओल्ड मैन हायर्ड, क्या हायर किया उसने, अ कपल ऑफ। दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं, कभी भी ये आपका सीक्वेंस आता है जैसे अ कपल ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ या फिर अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, तो इस तरह से कुछ आता है। उसके बाद नाउन जो है आपका हमेशा कैसा आने वाला है दोस्तों, प्लूरल नाउन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउन आपका हमेशा कौन सा आने वाला है दोस्तों, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर अ कपल ऑफ, उसके बाद कूली, ये हमारा सिंगुलर यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, इसके बदले हम लोग लिख देंगे कूलीज, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका
द ओल्ड मैन हायर्ड अ कपल ऑफ कुलीज। तो एक एरर तो हमारा इसमें आ गया ए में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ओल्ड मैन हायर्ड अ कपल ऑफ कुलीज इज टू मच हैवी। अब ये टू मच का भी एक रूल, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो टू मच, एक तो हम लोग लिखते हैं टू मच, ठीक है ना, दूसरा हम लिख सकते हैं मच टू। लेकिन अब टू मच कहाँ आता है, मच टू कहाँ आता है, वो हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज याद रखो, टू मच जो है उसके बाद क्या आता है, नाउन। टू मच के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नाउन, ठीक है ना। और मच टू जो है उसके बाद लगाया जाता है एडजेक्टिव। मच टू के बाद एडजेक्टिव लगता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हैवी। हैवी जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, और इस कारण से यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मच टू हैवी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मच टू हैवी मतलब बी वाले के अंदर भी एरर है। और उसके आगे देखो क्या है, मच टू हैवी बिलोंगिंग नीडेड मोर देन वन टू बी लिफ्टेड, कि उसको क्या बिलोंगिंग। अब यहाँ पर ये भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। बिलोंगिंग भी दो शब्द हैं आपके, एक होता है बिलोंगिंग, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है रिलेटेड टू रिलेटेड टू। और दूसरा जो वर्ड है वो होता है, अगर मैं इसमें एस लगा देता हूं, ठीक है ना, बिलोंगिंग्स, तो इसका मतलब होता है थिंग्स। आप बोल सकते हो इसको पर्सनल थिंग्स, पर्सनल थिंग्स, हमारी कोई चीजें, ठीक है, हमारा कोई सामान, कोई चीजें, उसको आप बिलोंगिंग बोल सकते हो, ठीक है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है, वो चीजें होती हैं बिलोंगिंग्स। अब यहाँ आप समझो कि कौन से सेंस में बात हो रही है, कि द ओल्ड मैन जो है उसने दो कुलीस को हायर किया, ठीक है, कपल ऑफ कुलीस किया। उसका कारण क्या था कि मच टू हैवी, जो उसकी क्या हैवी बिलोंगिंग्स, मतलब उसकी चीजें, उसकी वस्तु है, उसके सामान जो है वो काफी सारे, काफी ज्यादा हैवी था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एस आने वाला है दोस्तों, ठीक है। बिलोंगिंग्स जो है वो राइट हो जाएगा नीडेड, और उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो देखो नीडेड मोर देन वन टू बी लिफ्टेड, कि एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी टू बी लिफ्टेड। तो टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी जो एरर हमारा ए, बी और सी तीनों के अंदर एरर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ऑल आर इनकरेक्ट, अगर उसका ऑप्शन आता तो वो भी सही जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।